हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। फ्रेंड्स, आज की सेशन में जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल की सीरीज चल रही है उसका सेशन 3 है। इससे पहले ऑलरेडी इसमें पार्ट 2 तक बनाया हूं, तो अगर आप लोग उस सेशन को नहीं देखे होंगे तो पहले उस सेशन को देख लीजिएगा, फिर इस सेशन को देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन, वो चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आप इस सेशन को भी देख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन बाद में उस सेशन को भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद जस्ट इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर थ्योरी और कंसेप्ट को आप अच्छे से समझे रहेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आएगा वो आसानी से आप टिक कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लीनियर एंड नॉन लीनियर रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे। लास्ट वाले सेशन में जब हम ओम्स लॉ पढ़े थे तो उसमें फार्मूला पढ़े थे, हम कुछ डेरिवेशन पढ़े थे, लेकिन लिमिटेशन के बारे में नहीं पढ़े थे कि ओम्स लॉ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता है। तो उसको आज के सेशन में देखेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर एसआई यूनिट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीनियर रजिस्टर्स। ये बात लीनियर रजिस्टर की ही नहीं, मीन्स कि लीनियर कंपोनेंट्स की है, कि किसी भी सर्किट में लीनियर कंपोनेंट्स किसको कहेंगे, नॉन लीनियर कंपोनेंट्स किसको कहेंगे, उसको आप लोग बारीकी से समझिए। सबसे पहले समझते हैं लीनियर रजिस्टर्स। द वन विच फॉलोज ओम्स लॉ, द सर्किट विच कंटेन्स लीनियर कंपोनेंट इज कॉल्ड ए लीनियर सर्किट। सबसे पहले वाले जो डिफिनीसन दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िए कि द वन विच फॉलोज ओम्स लॉ, वह कंपोनेंट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ में क्या मैं बताया था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, मीन्स कि इसका जो ग्राफ बना था वो एक लीनियर रेखीय बना था, मीन्स कि स्ट्रेट लाइन उसके ओरिजिन से पास हुआ था, वही हमारा ओम्स लॉ था। तो वो सभी कंपोनेंट्स लीनियर होंगे जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ में और भी एक दो चीज़ हम लोग पढ़े थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। खैर, लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस अपने आप ही कांस्टेंट होगा, तभी तो वो लीनियर सर्किट होगा। नेक्स्ट आता है कि नॉन लीनियर रजिस्टर या फिर नॉन लीनियर कंपोनेंट्स। द वन विच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ, कि वह सर्किट या फिर वह कंपोनेंट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यदि वह लॉ ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो देखिए आगे लिखा है कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट स्ट्रेट लाइंस। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो भाई VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बट कर्व्स आर कॉल्ड नॉन लीनियर रजिस्टर। अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो क्या होगा, कर्व्स होगा। देखिए इसको ऐसे समझिए, नॉन लीनियर के लिए ये ग्राफ बना रहा हूँ। वो बोल रहा है कि लीनियर नहीं होगा, मीन्स कि जो VI के बीच में हम जो ग्राफ बनाएंगे तो वो इससे कर्व टाइप का होगा। क्लियर है। लेकिन हम लीनियर में क्या देखें कि ये मान लीजिए VI है, वहाँ पे था स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये लीनियर का ग्राफ हो गया और ये नॉन लीनियर का रह गया। तो इस तरह से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब बात करें कि नॉन लीनियर एक रेजिस्टेंस क्या है, जो प्रतिरोध है वो एक प्रकार का क्या है, लीनियर सर्किट है, ठीक है। नॉन लीनियर में जितने भी सेमीकंडक्टर्स हो गए, वैक्यूम ट्यूब्स हो गए, वो सभी किस में आ जाएंगे, नॉन लीनियर रजिस्टर्स में आ जाएंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जैसे घर में जो बिजली आता है उसको भी हम किस में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में देखते हैं। भले ही हम कहते हैं कि लाइट आ गई, पावर आ गया, पावर भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अलग अलग टर्म में एनर्जी को बोला जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलता है, कोई कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो इस तरह से एनर्जी के अलग अलग नाम हैं। एनर्जी के तो लगभग 15-20 नाम हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, अलग अलग नाम हैं। तो देखिए
इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। सबसे इम्पॉर्टेंट दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। हमेशा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा, जो इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा रहेगा, वो किस में एक्सप्रेस किया जाएगा या फिर किस में मापा जाएगा? किलोवाट आवर में। और किलोवाट आवर का सिंबल क्या रहा? kWh। ठीक है। अब केवल वर्क बोले या फिर केवल एनर्जी बोले तो उसकी यूनिट तो जूल होगी, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला तो किलोवाट आवर। अब इसमें देखिए कि दिया गया है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। तो अगर जूल के टर्म में पूछा है कि हाँ 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि 3.6 इंटू 10⁻6 आया कहाँ से? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। मैं यूनिट बोला हूँ 1 किलोवाट आवर। अच्छा, 1 किलोवाट आवर को हम 1000 वाट आवर भी लिख सकते हैं ना? लिख लीजिए फिर 1000 वाट आवर। अब 1000 वाट आवर, आवर को हम सेकेंड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 60 इंटू 60। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3.6 इंटू 10⁻6 या फिर 16 मतलब 36 इंटू 10⁵। और उसके पॉइंट में अगर लिखना चाहेंगे तो 3.6 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इसके आगे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि 1 किलोवाट आवर एक यूनिट को भी बोला जाता है। मैं पहले ही बताया कि घर पे जो बिजली आती है, बोलते हैं ना कि 5 यूनिट बिजली का बिल आ गया, 15 यूनिट आ गया, 50 यूनिट आ गया। तो उस हिसाब से क्या किया जाता है? पैसा कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ इस मंथ कितना बना बिजली बिल। अगर मान लीजिए कि 1 यूनिट का 5 रुपया लग रहा है और पूरे मंथ में 10 यूनिट आया है, तो 10 बचे 50, मीन्स कि 50 यूनिट पूरे मंथ में 50 रुपये का जो बिल है वो बना है। ठीक है, तो इस तरह से किलोवाट आवर को हम यूनिट भी बोलते हैं। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है घुमाने, कभी कभी क्या होता है कि घुमाने के लिए, एग्जामिनर घुमाने के लिए ये भी पूछ लेता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या यूनिट होता है। तो वहाँ पे कुछ नहीं कंफ्यूज होना है, डायरेक्ट आपको किलोवाट आवर पे टिक करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि हम कहाँ कहाँ पर ओम्स लॉ को नहीं यूज कर सकते हैं या फिर ओम्स लॉ किन किन सर्किट में यूज नहीं हो सकता है। ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पिछले वाले सेशन में पढ़ लिए थे। जो लोग उस सेशन को नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा, फिर आसानी से आप ओम्स लॉ को समझ पाएंगे। देखिए, जनरली ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई अंडर द फॉलोइंग कंडीशन एज गिवन बिलो। अब जितने भी पॉइंट वाइज आएगा 1 2 3 4 5 ऐसे 4-5 सर्किट रहेंगे जहाँ पे ओम्स लॉ यूज नहीं होता है। सबसे पहले दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वेयर गैसेस आर प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रोड। वह सभी सर्किट जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उनके इलेक्ट्रोड पे, जो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया, 2 ऐसे रॉड होते हैं। और यहाँ पे गैसेस जब प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ओम्स लॉ का सिंपल सा फंडा है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि ऑल मेटल्स विच गेट हीटेड अप ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट। वह सभी मेटल्स, देखिए हर एक मेटल की नहीं बात किया है, क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट में दिया है कि ऑल मेटल्स विच गेट हीटेड अप ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट, कि वह सभी मेटल जो कि करेंट के फ्लो से क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, वहाँ पे भी ओम्स लॉ नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा, आप खुद सोचिए कि मैं बोला कि टेम्परेचर बदलेगा तो वहाँ पे ओम्स लॉ नहीं यूज होगा, क्योंकि ओम्स लॉ का सिंपल सा फंडा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब हीट करेंगे तो भाई हीट करने का मतलब होता क्या है कि टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, तो यहाँ भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि नॉन लीनियर रजिस्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर, गैस फील्ड ट्यूब्स या फिर वैक्यूम रेडियो वाल्व्स। देखिए, नॉन लीनियर रजिस्टर में भी नहीं यूज होता है क्योंकि ओम्स लॉ केवल लीनियर सर्किट के लिए है। सेमीकंडक्टर में भी नहीं होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर लीनियर नहीं होते हैं।
फिर आ गया गैस फील्ड ट्यूब्स, गैस फील्ड ट्यूब में भी नहीं हो सकता है, और वैक्यूम रेडियो वाल्व्स यहाँ पे भी नहीं हो जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में दिया रहेगा कि ओम्स लॉ कहाँ पे यूज होगा। पहला ऑप्शन रहेगा कि लीनियर सर्किट, दूसरा रहेगा नॉन लीनियर, तीसरे नंबर पर रहेगा सेमीकंडक्टर, और चौथा ऑप्शन रहेगा गैस फील्ड ट्यूब्स। तो हम तो यही पढ़े हैं कि हाँ ओम्स लॉ क्या कहाँ पे यूज होता है, लीनियर सर्किट के लिए, तो ऑप्शन ए वहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर पॉइंट पे आते हैं कि चौथे पॉइंट में देखिए लिखा गया है कि आर्क लैंप्स, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आर्क लैंप्स, आर्क लैंप में भी ओम्स लॉ नहीं यूज होता है, ठीक है। यहाँ आर्क लैंप के लिए भी ओम्स लॉ हम नहीं यूज कर सकते हैं। लास्ट बात है कि एप्लियंसेस लाइक मेटल रेक्टिफायर, क्रिस्टल डिटेक्टर्स एट्सेट्रा, जितने भी मेटल रेक्टिफायर होते हैं, रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और क्रिस्टल डिटेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी हम ओम्स लॉ को नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर कंस्टेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर नहीं कंस्टेंट रहता है, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि इनका जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं यूज होगा। नेक्स्ट आता है वेरियस एसआई यूनिट्स, कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है करंट, तो करंट का एसआई यूनिट बहुत ही सिंपल है, एम्पियर। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, आप इसको नोट कर लीजिए। पावर का एसआई यूनिट वाट। अब देखिए स्टार्टिंग से जो तीन हैं, करंट हुआ, चार्ज हुआ, पावर हुआ, या फिर रेजिस्टेंस हुआ, ये सब का आपको यूनिट आता होगा, क्योंकि आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिजिक्स में पढ़े, 10 में, 11 में पढ़े, 12 में पढ़े, डिप्लोमा किए तब पढ़े, अभी तैयारी कर रहे हैं फिर भी पढ़े होंगे। तो ये तीनों सिंपल हैं। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर पे। तो ये इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। एक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा, वाट। रिएक्टिव पावर का VAR, ठीक है, VAR। इसको याद करने का तरीका देखिए। पावर की यूनिट क्या हो गई, VA मीन्स की वोल्ट एम्पियर, और R भर क्या होगा, रिएक्टिव, और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो आप इसको याद करने का ये ट्रिक है, आप रिएक्टिव पावर पूछेगा तो VAR कहेंगे। नेक्स्ट आता है कि EMF का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। EMF भी एक प्रकार का क्या है, वोल्टेज ही है। फिर बैक EMF है, मीन्स कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। फिर आता है कि वोल्टेज ड्रॉप भी क्या है, एक प्रकार का वोल्टेज का ड्रॉप है, मीन्स कि वोल्टेज ही है। तो वोल्टेज से संबंधित जितने भी टर्म्स आएंगे उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। तो वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। फिर एपरेंट पावर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका यूनिट क्या होता है, VA वोल्ट एम्पियर। और लास्ट में आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट क्या होगी, जब मैं बताया था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उस टाइम पे भी हम लोग देखे थे कि मैंगनीन का मैं बताया था, कॉपर का बताया था, आयरन का बताया था कि हाँ आयरन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है। तो उस टाइम भी मैं यूनिट क्या बताया था, पर डिग्री कूलम। देखिए लास्ट में दिया गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट आता है कुछ सिंबल्स हैं, वेरियस स्कीमेटिक सिंबल ऑफ रेजिस्टर्स। कुछ रेजिस्टेंस का सिंबल हैं, तो कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर की सिंबल दिया रहेगा और उसको आपको पहचानने के लिए कहेगा कि हाँ ये सिंबल किस चीज़ का है। पहले देखते हैं फिक्स्ड रजिस्टर। जब ये फिक्स्ड रजिस्टर रहेगा तो एकदम नॉर्मल रजिस्टर की तरह रहेगा। जो रजिस्टर हम लोग सीरीज सर्किट में, पैरेलल सर्किट में या फिर सिंपल सर्किट में देखते हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स्ड रजिस्टर रहता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है वेरिएबल रजिस्टर। जब भी उस पर इस टाइप का कुछ एरो रहेगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। मीन्स कि वेरिएबल रजिस्टर का मतलब यही होता है कि हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक इंस्टेंट तक बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो वो क्या रहा, वेरिएबल रजिस्टर्स। ये दोनों क्लियर हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि टैप्ड रजिस्टर्स।
नाम से ही पता चल रहा है टैप्ड रजिस्टर, मीन्स कि कुछ ना कुछ टैपिंग से रिलेटेड है। मान लीजिए कि कोई रजिस्टर हैं और हमको सप्लाई में 5 ही एम्पियर की 5 ही ओम की रजिस्टर की ज़रूरत है, तो हम टैपिंग से क्या कर सकते हैं, उस रजिस्टर की वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं, तो टैप्ड रजिस्टर, सिंबल ध्यान पे रखिएगा। फिर आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी नॉर्मली वोल्टेज को मापने के लिए यूज होता है। इसका सिंबल क्या है, नॉर्मल एक रेजिस्टेंस रहता है और नीचे से क्या हुआ है, एरो है, तो इसको भी आप लोग ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट सिंबल आता है और लास्ट है रेस्टेट का। ये भी एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल रजिस्टर ही है, जिसमें हम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जब आप डिप्लोमा कर रहे होंगे तो आप लोग इलेक्ट्रिकल लैब में जाते होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल के लैब में, तो सर आप लोग को लैब में बताते होंगे कि देखो ये रेस्टेट है, ये वेरिएबल रजिस्टर है, तो कुछ इस प्रकार का ही वहाँ पे आपको सिंबल दिखने को मिलता होगा। क्लियर है? तो आज की सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोग को सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर नहीं आएंगे तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, और जो चीज़ें में आपको डाउट हो या फिर ऐसे भूलने लायक हो तो उसको आप अपने नोट्स में उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।